हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो आपका अंशाल है उसका सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने सेट 1 को पूरी तरह से कवर करा दिया था। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि यदि आप 2024 के 7 सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है इस सब में बनाने में। ठीक है, तो चलिए एकदम आराम से सभी प्रश्नों को समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। जहाँ नहीं समझ में आएगा तहाँ को क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है बाबू कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इसके रूप में लिख व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आपका एक 65 है, क्या है, प्रश्न एक है 65 और 117 का एचसीएफ अब यदि आप निकालेंगे तो इसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप 65 और 117 का निकालिए, एचसीएफ निकालिए। भाग में से आपको एचसीएफ आता होगा, निकालिए। 65 ठिकाने 65, ठीक है, जब घटाएंगे 2 यहाँ पर जगह 5, ठीक है। फिर अब आप 65 यहाँ पर लेकर आइए, 52 इक्यावन 52, ठीक है, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, ठीक है। फिर ये 52 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 13 चौके 52। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 13। एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो आपको कहा है कि इन दोनों का एचसीएफ को, जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा उसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लीजिएगा 13 बराबर, ठीक है ना, 13 बराबर 65 पी माइनस 117, ठीक है। इसका एचसीएफ जो आया था उसको इस रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बस करके पी का मान निकाल लीजिए। 13 प्लस इधर आके माइनस 117, इधर आके प्लस 117 हो जाएगा, इक्वल टू 65 पी। ठीक है, अब जोड़िए इसको, 7 3 10, 1 1 2 1, 1 1 2 1 3 और 130 हो जाएगा, इक्वल टू 65 पी। 5 से गुणा में किस में हो जाएगा, भाग में, तो 130 बट्टा 65 बराबर पी। ठीक है, अब इसी को जब आप छोटा करेंगे, ठीक है, कितना में कटेगा आपका, आप इसको भाग दीजिए, ठीक है। 65 क्या कीजिए आप लोग 130 में भाग करिए, ठीक है। कितना कट जाएगा आपका, 2 बार में। कितना बार में जाएगा, 2 बार में। जब काटेंगे तो 2 बार में आपका पूरा पूरी कट जाएगा। तो पी का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। ठीक है, 2 का 2 आपका कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2। ठीक है, देखिए एकदम आसान आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान समझना है और करते चलना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको मान को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 10 45 डिग्री, 2 10 45 डिग्री, ठीक ना। तो 2 का 2 10 45 मान होता है 1, क्योंकि इसके बीच में गुणा चाहिए, गुणा लगा दिया। 10 45 मान होता है 1, और 1 प्लस 10 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 2 1 ने 2 और 1 1 2, 2 1 ने 2 और 1 प्लस 1 2, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, बस आपको समझते चलना है और कॉपी में सभी प्रश्न क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि 15 18 24 का क्या कीजिए, लॉसो ज्ञात कीजिए। 15 18 और 24 ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका लॉसो निकालना है। 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, सेम टू सेम उतार दीजिए। 1 कटेगा 9 बार में, कटेगा 12 बार में। ठीक, ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखिए। इसका आगे देखिए आप लोग, अब 2 से काटिए, फिर ये नहीं कटेगा, इसको उतारिए, ये भी नहीं कटेगा, इसको उतारिए, 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 15 9 और कटेगा 3 बार में। ठीक, अब इसमें 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, अब 3 से काटिए, इसको उतार दीजिए सेम टू सेम, एक बार में, एक बार में। ठीक है, ये कटेगा 5 बार में, एक 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 आ गया ना। अब एलसीएम कैसे करते हैं आप लोग, एलसीएम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, इन सब गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इनका एलसीएम करा कर रखा, लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुणे 15। जब गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम तो आपको आता है, वैसे जल्दी जल्दी करा दिए। ठीक है,
चलिए अब गुणा करा कर करना, आपको गुणा करा कर इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको प्रश्न सभी अच्छे से एकदम समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि अब क्या करना है, इन चौथा कह रहा है कि 148/185 का सरलता रूपीय, मतलब इसको सरल रूप में करना है, मतलब काट के छोटा करना है। ठीक है, चलिए ये किससे कटेगा, 148/150 से। ठीक है, किससे कटेगा, दो से तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो दो से कट जाएगा, लेकिन ये दो से नहीं कटेगा। सरलता रूप का मतलब होता है कि दोनों संख्या, ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे। ठीक है, तो दो से जायज नहीं कटेगा। ठीक है, और तीन से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तीन से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो अब क्या करना है, एक बार इसको खुद आप देख सकते हैं किससे कटेगा। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा ऐसी एक संख्या खोजिएगा जो दोनों का कर दे, काट दे। ठीक है, तो आपके लिए इसको खुद आप करिएगा। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चौथा नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप तो खुद कर सकते हैं। ऐसी कोई संख्या खोजिएगा जो दोनों क्या कर दे, काट दे। बाकी जो कट भाग देने पर जो आएगा वही सरलता रूप होगा। ठीक है, ये आप लोग चौथा खुद कर सकते हैं, आपको आता होगा। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा, अच्छा कह रहा है कि पी के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं होती हैं। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में, कि जब भी दो रेखाएं संपाती होती हैं, जब भी दो रेखाएं संपाती होती हैं तो क्या होता है, A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 और बराबर होते हैं C1/C2 के। जब भी दो रेखाएं संपाती होंगी तो ये वाला केस जरूर रहेगा। ठीक है, इस संपाती का साइन है, सॉरी संपाती जब रेखाएं होती हैं तो ये वाला केस क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, तब A1 का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है। ठीक है, इसमें से क्या कीजिए, ये पहले इसको समीकरण को अच्छा से लिख लीजिए। देखिए लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं ध्यान समझिए, 3x - y+8 = 0। इधर 16 इधर प्लस में माइनस है, सभी संख्या की दलित है ये। ठीक है, तो 6x - py - 16 = 0। ठीक है, अब इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो लिखिए A1 का मान कितना दिया है 3, B1 का मान 6, ये दिया वाई का है कुछ नहीं तो माइनस का 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस सही है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया हमने, माइनस वाई का क्या है पी लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8/-16। ठीक है, अब आप ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक ना, तो किन्हीं के दो को तुलना कर दीजिए, आपको पी का मान निकालना है ना, तीन दोनों को उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ से पी का मान निकले, माइनस माइनस कट जाएगा, पी उधर चला जाएगा और 6 नीचे ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी का मान निकालना है, तो यहाँ से काट दीजिए, कितना कट जाएगा 2 बार में, तो पी का मान कितना आ जाएगा 2। देखिए हम क्या किया है, हमको पी का मान निकालना था तो पी को ऊपर भेज दिए और 3 को नीचे रहते हैं, ये नीचे उसको ऊपर ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद काट दिया हमने, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि इतना और इतना द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो पी का मान कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, छूगा भी। जब देखिए जब संपाती रेखाएं होंगी तो क्या होंगे, जब संपाती रेखाएं होंगी तो A1/A2 B1/B2 बराबर होंगे C1/C2, तीनों आपस में बराबर होंगे। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, लेकिन ए बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, ये वाला केस आपको कब लगाना है, जब रेखाएं क्या हो समांतर हो। ठीक है, अब बस मान रखिए A1 का मान क्या दिया है 3, A2 का मान क्या दिया दूसरे समीकरण में 2, बराबर B1 का मान क्या दिया है 2p, क्योंकि y का है क्या है 2p है तो 2p लिख दिया, और इसमें y का मान क्या दिया है, सॉरी B2 का मान क्या दिया है 5। ठीक, चाहे तो आप C1 COT का मान लिख सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा p का मान निकल जाएगा, हमसे वही पूछा। ठीक है, देखिए बटा चिन्ह लगा दीजिए, ये 5 इधर नीचे है, उधर चल जाएगा, किसमें चलेगा भाग में, इधर जाके इसमें गुणा चल जाएगा, तो 3 × 5/2, ये भी 2 ऊपर क्या चला जाएगा नीचे, यहाँ पर बच गया केवल p, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करते हैं। ठीक है, देखिए अब 5 तिहाई 15, नीचे हो गया 4, तो p का मान क्या आ गया 15/4, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 15/4 कहाँ है आपका, 15/4 यहाँ पर है। ठीक है, अब आपका पी का मान पाँचवा कितना आया था 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। ठीक है, सातों देखिएगा, सातों का आ रहा है 15 cot p, देखिएगा 15
कॉट थीटा बराबर 8। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालिए। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक, 8/, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 8/15 हो गया। अब जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन कभी भी दिखाई देगा तो आप फट से क्या कीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिएगा, एगो त्रिभुज बना लीजिए, नाम लीजिए ABC। ठीक, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। आधार का मान कितना दिया है 8 और लंब का मान कितना दिया है 15। इसमें इसको किसी को थीटा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक थीटा नहीं मानेंगे तब तक लंब और आधार का पता नहीं चलेगा। तो थीटा के सामने क्या होता है लंब। लंब का मान कितना दिया है 15, 15 रखिए। ठीक, आधार का मान कितना दिया है 8, ये हो गया 8। ठीक, आपको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो आपको पता है कि 15 है, लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकाल लीजिए। किसके नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर AC, यही ना कर्ण होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB, मतलब लंब का स्क्वायर। लंब क्या दिया 15, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट करना है। ठीक है, और आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसको 9 6 2 8 289। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या आ गया 289। अब AC का मान निकालिए। AC में क्या आ जाएगी √289, और 289 किसका ऋण होता है 17 का। ठीक, तो AC का मान कितना आ गया 17। ठीक, अब यहाँ पर कर्ण का मान कितना निकल गया 17। ठीक है, आपको क्या निकालना था साइन थीटा ना। तो साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 15 और कर्ण का मान 17। तो 15/, क्या होगा 17 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15/17 कहीं दिया है, देखिए 15/17 ऑप्शन नंबर D दिया है। ठीक है, आपको प्रश्न सभी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है, ठीक ना, 8वां देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। क्या है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज XYZ है। दो त्रिभुज दिया है XYZ। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए आपके, दो त्रिभुज हो गए ना। अब कह रहा है कि इसमें जो एंगल A है, एंगल A है 75 डिग्री है, और एंगल Y है जो 57 डिग्री है। कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। देखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान समझिएगा बाबू, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा अच्छा से कर लें। यहाँ देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होते हैं। मतलब जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 57 तो ये भी 57 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समरूप है। आपको C का मान निकालना है। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है ना। इसको मान लीजिए कोण C का कोण C रन दीजिए और 180 रन दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, कोण C का मान यहाँ का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 75 माइनस 57, इसको सब कुछ उठा लेकर माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या, किसका मान निकल जाएगा, ये आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 58 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न में आ गया, एक बार समझिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप का साइन है, ठीक ना, इस तरह समरूप का साइन होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ऊपर वाला ऊपर के बराबर, इधर का इधर के बराबर, और इधर वाला इधर के बराबर। तो आपको प्रश्न दिया था 57 डिग्री, तो कहीं ना कहीं ये भी तो 57 होगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं। हमको इसका मान निकालना था। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने तीनों कोणों का किसका बराबर रख दिया 180 बराबर। ठीक है, वहाँ से हमने दोनों को इधर कर दिया, C का मान निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह 9वां प्रश्न देखिए। सभी प्रश्न एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। ठीक है, चलिए 9वां देखिए। 9वां कह रहा है, 9वां प्रश्न क्या है बाबू, 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिंदु, एक बिंदु ये है, बिंदु क्या है -3, 4। कह रहा है कि बिंदु
इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु वे बिंदु होते हैं जहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो इन्हीं बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन्हीं बीच के दूरी। तो जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, इसको मान लीजिए a बिंदु, इसको मान लीजिए b बिंदु। तो ए बी का क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए मान रखिए, बस मान रखिए x2 का मान कितना दिया है, 0। इसमें किसी को x1 x2 y2 किसी को मान सकते हैं, ठीक ना। हम इसको x2 मान लें, इसको x1 मान लें, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक ना। तो x2 का मान 0 माइनस 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 ऑलरेडी एक प्रश्न वही है और एक यहाँ पर दिया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 0 प्लस 3 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे 16 9 25 हो जाएगा, 25 का रूट कितना होता है 5, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 5 आपको पहले में ही दिया है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, एकदम आराम समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली, मान लीजिए दो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु ये है जिसका -2, 6 है और एक बिंदु -2, 10 है। इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना, मतलब इसके कोई मध्य बिंदु है, इसी क्या करना है, निशान ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु क्या होगा, x, y, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा जा रही है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना, मतलब एकदम मध्य में से क्या ज्ञात करना है, वो बिंदु ज्ञात करना, ठीक ना। तो अब हम मानते हैं कोई बिंदु क्या होगा, x, y होगा, ठीक है। तो मध्य सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, अगर x का निकालना है तो होता है x1 प्लस x2 बटा 2, यदि आपको y का निकालना है तो होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब बस मान रख दीजिए, ठीक ना। x का निकालेंगे, x1 का मान कितना दिया, x1 का मान दिया -2 और y2 का मान क्या दिया -2 बटा 2, ठीक। x का क्या आ जाएगा -4/2 आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से y का निकाल लीजिए, y का दिया है x2 6 + 10/2, 10 16 16/2 काट देंगे, आ जाएगा। तो बिंदु का निशान क्या आ गया, सॉरी यहाँ माइनस होगा, -2, 8, ठीक है। ये क्या हो गया आपके मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो -2, 8 आपके पहला में भी है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा उसको रोक कर देखिएगा, ठीक है, एकदम आसान है। जब भी आपको कह दे कि दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात की, जब भी मध्य बिंदु की बात आ जाए तो ये सूत्र याद रखिएगा। x का क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 का होता है y का निकालना होता है तो y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र याद रखेंगे, मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट सूत्र है, इसे एकदम याद करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज बाबू, समबाहु त्रिभुज क्या, कौन त्रिभुज होते हैं, जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एडी क्या है, बीसी लंब है, बीसी ये वाला है, इस पे एडी एक क्या है लंब है, इसको नाम दीजिए डी। ये लंब मतलब यहाँ भी 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ भी लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। हो गया। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, अब आपको कह रहा है कि एडी स्क्वायर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एडी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है समझिए, एक बार ये त्रिभुज लीजिएगा, ठीक, क्योंकि दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, एक ये त्रिभुज लीजिएगा, इसमें एडी का मान निकालिएगा, और एक बार इस त्रिभुज में लीजिएगा, इसमें एडी का मान निकालिएगा, ठीक है, और उसको दोनों का कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद करिएगा, इसको हम आपको H देते हैं, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा है 11वां प्रश्न आपको H 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, इसको हम आपको H देते हैं, ठीक है। बात समझ रहे ना। एक समबाहु त्रिभुज दिया है, उसमें एडी लंब है बीसी पर, हमने आपको बताया, यहाँ पर बताया है, इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस तरह हम अब लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। एक बार ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज ए, प्रश्न नंबर को होता है 12, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक, जिसमें कह रहा है कि क्रमशः इनके निर्देशांक दिए गए हैं 7, 5, बी का दिया है 5, 7 और सी का दिया गया है -3, 3। कह रहा है कि यदि बी सी का मध्य बिंदु, बी सी एक है जो बी सी है,
बोला ना BC, BC का मध्य बिंदु मतलब जो बीच में एकदम मिड पे हो, बीच में हो, ठीक है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है AD, मध्य बिंदु D क्या है, D है, मध्य बिंदु क्या है D है तो AD का माप ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ए वाला ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, AD को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, AD को। ठीक, तो पहले क्या कीजिएगा, पहले आप इस बिंदु को निकाल लीजिएगा, किसको निकाल लीजिएगा, इस बिंदु को। कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु है तो दो रेखाओं का मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बताएं यहाँ पर, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यहाँ से इसका निशान निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे निशान निकालेंगे तो इसका निशान मिल जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अब इसको आराम से निकाल लेंगे ना, जिससे जैसे इसका निशान मिल गया तो क्या करेंगे, एक ये बिंदु हो गया और एक ही बिंदु हो गया, दूरी सूत्र लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा ध्यान समझिएगा। ये रेखा हो गया, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम डी का मध्य बिंदु, सॉरी डी का बिंदु निकालेंगे। डी क्या है, मध्य बिंदु है, तो एक्स का कैसे निकालोगे, x1 + x2, x1 + x2 बटा 2, y का निकालोगे y1 + y बटा 2। यहाँ से ये डी का निशान निकल जाएगा, किसका, डी का निशान निकल जाएगा। इसका भी निर्देशांक दिया है और डी का निर्देशांक मिल गया, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओगे तो AD मिल जाएगा, हमको वही चाहिए, AD ही ने पूछा है तो AD का माप हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ काम दे रहे हैं जो खुद करिएगा, ठीक है बाबू। चलिए, और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा 12 का, ठीक है, कि क्या आया है, ठीक है, हम चेक करके बताएंगे कि आपका सही आया कि गलत है, ठीक है। तो 12 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में कैसा बताना है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर ध्यान समझिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान कर ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है। जब भी सेक थीटा बराबर 2, साइन थीटा 5, कोसेक थीटा 6, कुछ भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो आप देखिएगा कि सेक थीटा में मतलब सेक के किस मान पर, देखिए इधर सेक है ना तो सेक का मान देखना, और इधर कॉस होगा देखना है, कॉस के रूप में किसका मान 2 होता है, ठीक ना। तो अब जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। देखिए सेक से सेक कट जाएगा, थीटा का मान क्या बचेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कुछ मत कर, ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पर कॉस थीटा पर 2 दिया होता है तो देखते हैं कि कॉस के कितने डिग्री मान 2 होता है, क्योंकि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएंगे थीटा बच जाएंगे, ठीक है। अगर इधर साइन दिया होता है तो देखते हैं साइन के किस मान पर 2 होता है, हालांकि होता नहीं है लेकिन आपको समझने बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे सभी आंसर आपको क्या आ जाएगा, अच्छा से नाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 क्या है, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो आपको दो सूत्र पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आपको एक याद रखना है, ठीक। एक सूत्र ये होता है, ठीक, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो सूत्र आपको याद रखना है, इसी से सब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्यों, देखिए क्योंकि जब कॉट स्क्वायर थीटा उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक इक्वल टू क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बचेगा नहीं बचेगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इतना एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक नहीं लिख सकते हैं, तो हमने इसके जगह क्या रख दिया, एक रख दिया, ठीक है। इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रन दीजिए, ठीक है। कॉस जब उधर जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। देखिए इसके जगह हमने क्या रख दिया, इसके जगह हमने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। आपका आंसर है, दो सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो सूत्र है जिसको हमने बताया है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 रख दिया, क्योंकि अभी आपको दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, क्योंकि सूत्र है हमने रखा, गुणा कराया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब आप लोग 15 नंबर प्रश्न किया, 15 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, एकदम अच्छा समझिएगा, ठीक है। 15 प्रश्न एक बार आप खुद पढ़िए, ठीक है। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपके सामने एक बेलन है, क्या है,
एक इस तरह का बेलन है, ठीक है, एक बेलन है। तो बेलन का जो आधार है, नीचे का आधार है, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो यदि मैं इसके आधार को बाहर इस तरह बनाऊं तो कहीं ना कहीं इसका आधार इसी तरह होता है। एक बेलन का जो बेलन का आधार होता है किस आकार का होता है, इस आकार का होता है। एक किस आकार का है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया, मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दिया है, दे दिया, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। पाई आर क्या है, त्रिज्या, कितना दिया है, 9 पाई। यहाँ से आपको आर का मान निकालना, मतलब त्रिज्या निकालना। आर तो त्रिज्या ही है, देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर क्या बचा, 9। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, और आर का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 3। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, करो कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार, आधार तो आपका यही है, तो आधार किस प्रकार का होता है, वृत्ताकार। कहीं ना कहीं आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दिया है, दे दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र रख दिया 9 पाई आर स्क्वायर, वो दिया है 9 पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ से आर का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया आपका 15 नंबर सवाल, ठीक है। हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का एक क्या है, वृत्त है, ठीक। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके अंदर एक हमने क्या खींचा है, वर्ग खींचा है। क्या खींचा है, वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, जिनके चारों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। आपको डायग्राम में थोड़ा इधर हो सकता है, ठीक है। वर्ग दिया है, यहाँ से यहाँ क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है, 4, ठीक। यदि मैं इसको मिला दूँ, ये अगर यहाँ से यहाँ मिला तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएंगे, व्यास। टोटल क्या हो जाएंगे, व्यास। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना। तो त्रिज्या 4 है, अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या 2 गुना, तो व्यास कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। त्रिज्या है 4, टोटल व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 4 दूना 8, ठीक है। समझ रहे ना, क्या होती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो त्रिज्या दिया था 4, उसका 2 गुना कर दिया हमने 8। अब देखिएगा, ये 2 चीज़ें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक तो ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, और ये क्या है, वर्ग का विकर्ण भी है, वर्ग का विकर्ण भी है। बोलिए सही बात है कि नहीं। ये देखिए, जब इस वर्ग को लेंगे तो विकर्ण, ये विकर्ण हो जाएगा, और व्यास भी है, ठीक ना। तो बस आप सूत्र रखिए, व्यास कितना दिया है, 8। वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है, क्या होता है, √2a, ठीक। ये होता है ना, √2a। ये हम क्या है, भुजा है, इसकी लंबाई मान लीजिए ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ठीक है। तो जब याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2a। यहाँ से आप ए का मान निकालिए, ठीक है। तो ये किस में चल जाएगा, 8√2, ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, मतलब भुजा निकल गई। और जब भुजा निकल गया तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पूछा है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान दिया 8√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इस पर आ जाएगा। देखिए दोनों इस पर स्क्वायर आएगा, एक बार इस पर स्क्वायर आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, और 2 का √2 का स्क्वायर 2, काट देंगे आ जाएगा 32। क्योंकि √2 का जब स्क्वायर आप लोग करेंगे तो 2 से रूट क्या होता है, कट जाता है, बचेगा 2, और 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 32 बार में, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए सर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न माध्य निकालना आप खुद निकालिएगा, क्योंकि जो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। माध्य ये आपको 97 दे रहे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। माध्य आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम जब इसका प्रश्न लॉन्ग वाला कराएंगे तो इसमें माध्य बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगी। अब आप लोग 98 प्रश्न देखिए, कर 98 प्रश्न प्रायिकता से है। कह रहे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अच्छा, तो पहले आप एक पासा को मान लीजिए आप फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकती है, इसको बोलते हैं यह सैंपल स्पेस। एक पासा जब फेंकते हैं तो या तो 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है, या 5 आ सकती है, या क्या आ सकती है, 6 आ सकती है। इस एक पासा जब फेंकेंगे तो इसी 6 में से कोई एक आएगा, ठीक है, इसका तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें कहा है कि प्रायिकता बताइए, क्या होता ना, प्रायिकता क्या होता ना, प्रायिकता क्या होता ना बाबू, कि अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की। तो देखो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, कितना है अभाज्य संख्या, कितना है, एक है, 1 2 3, यही तो अभाज्य संख्या है। तो 3 अभाज्य संख्या है, टोटल कितने संख्या है, 6 संख्या है।
देखो जो पूछता है उसको ऊपर और जितना है वो नीचे। तो आपको अब भाज्य संख्या पूछा है तो भाज्य संख्या क्या होगा, एगो दूगो तीन गो। तो तीन गो ऊपर लिख दिया, टोटल संख्या कितना है 6 गो, नीचे लिखे 6, काट दिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो आ गया 1/2। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया 1/2 क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला देखिए, अगला अन्य सवाल देखिए। अन्य सवाल क्या है वो, ठीक है। अन्य सवाल आप लोग थोड़ा 1 मिनट पहले अन्य सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, वो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक सूत्र, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, वो एक सूत्र पढ़ा होगा, थोड़ा इसको किनारे करते हैं। आपने एक सूत्र क्या पढ़ा होगा, अन्य सवाल लिखा, अन्य समय एक सूत्र पर है, सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, एक सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। इस पर सवाल 1 नंबर के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, डायरेक्ट इसे ले जाएंगे। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, क्या होता है सूत्र होता है। ठीक ना, 3 का 3 माध्यक कितना दिया आपको प्रश्न में, आपको बुक में माध्यक दिया है 21 रख दीजिए, इक्वल टू 2 माध्यक कितना दिया है 20.5। ठीक है, माध्य आपको कितना दिया है 20.5। ठीक, प्लस बहुलक निकालना है तो बहुलक का बहुलक रख दीजिए। ठीक, अब जब आप इसको करेंगे, तो इसको जब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, 63, इसको करेंगे तो आए कितना 41। ठीक है, प्लस बहुलक, और 63 इधर का 41 माइनस में जाएगा, इधर बच जाएगा बहुलक, अब घटाएंगे कितना जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सूत्र याद रखना चाहिए कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, इस सूत्र याद रखेंगे, आपका सभी आंसर आसानी से हो जाएंगे। बस हमने मान रखा है, पुट किया है, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए अब 20 नंबर प्रश्न लिखिएगा, एकदम लॉजिक पर है। कह रहा है 20 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसा जो ऑप्शन है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो प्रायिकता होती है, जो प्रायिकता होती है बाबू, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, एक से अधिक नहीं हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती है। बस यही 2 पॉइंट याद रखेगा, प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है और एक से अधिक नहीं हो सकती है। तो जो निगेटिव होगा वो तो डायरेक्ट छट जाएगा, और जो एक से अधिक होगा वो भी डायरेक्ट छट जाएगा। ठीक है, देखिए एक हो सकती है लेकिन एक से अधिक नहीं हो सकती है, एक एक हो सकती है लेकिन एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। देखिएगा, जब आप भाग देंगे तो ये भी 1 से कम आएगा और ये भी 1 से कम आएगा, लेकिन जब आप 3 से 4 में भाग देंगे, 3 से 4 भाग देंगे, 3 का 3, यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 3 9। देखिए 1 से अधिक आ गया, 1.3 आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है। तो 1 से अधिक आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि जो प्रायिकता होती है 1 से अधिक नहीं होती है और कभी निगेटिव नहीं होती है, एक हो सकती है। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह इस वीडियो में हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है। इसके अगले वीडियो हम लोग आगे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।